अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है एडिमा। एडिमा के नाम से आप लोग बखूबी वाकिफ़ होंगे, बहुत दफ़ा आपने यूज़ भी किया होगा अपनी स्टडीज़ में। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड विद इन टिश्यूज़, मतलब कि वेसल्स में से निकलकर फ्लूइड जो टिश्यूज़ में जमा हो जाए और जो लिम्फ वेसल्स हैं वो उसे वापस सर्कुलेशन में ना भेज सकें, ऐसी कंडीशन को हम एडिमा कहते हैं। अगर हम बाहर से देखेंगे तो जगह काफ़ी स्वैलन नज़र आएगी। सही है। अब हम इसकी अगर देखना चाहें तो क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं इसकी। एक तो हम जगह स्पेस की बेसिस पर कर सकते हैं क्लासिफिकेशन, और एक हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कंटेंट की बेसिस पर। सही है। तो पहले हम देखते हैं स्पेस की बेसिस पर क्या क्लासिफिकेशन होती है। एक होता है इफ्यूजन। इफ्यूजन वो होता है जब बॉडी कैविटीज़ के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाए फ्लूइड की, लाइक हाइड्रोथोरिक्स मतलब प्लूरल कैविटी में लंग्स के करीब, पेरिकार्डियल कैविटी में जब हो जाए तो उसे कहते हैं हाइड्रोपेरिकार्डियम, और जब पेरिटोनियल कैविटी में होता है तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोपेरिटोनियम या एसाइटिस। अच्छा, दूसरी है एनासार्का। एनासार्का होती है जनरलाइज्ड। एनासार्का होता है जनरलाइज्ड मतलब एडिमा हो जाए आपके सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में और बॉडी कैविटीज़ दोनों में। सही है। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट। तो अगर अब हम कंटेंट की बात करें, कंटेंट की बेसिस पर क्लासिफिकेशन देखें तो एक होता है प्रोटीन पुअर ट्रांसड्यूएट और एक होता है प्रोटीन रिच एक्सुडेट। जो प्रोटीन पुअर ट्रांसड्यूएट होता है वो होता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंसेस, जो हम आगे अभी बात करेंगे, अभी आप इतना ही समझें। और एक होता है प्रोटीन रिच एक्सुडेट, जो कि होता है इन कंडीशंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। जब भी इन्फ्लेमेशन होती है और वेस्कुलर परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कैपिलरीज की या वेजल्स की, तो हमारे पास प्रोटीन रिच एक्सुडेट मिलता है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे इसका नॉर्मल मैकेनिज्म। तो नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है? अब जैसे देख रहे हैं, अब एक कैपिलरी वॉल है, कैपिलरी है, एक ये है इसका आर्टीरियल एंड और ये है इसका वीनस एंड। आर्टीरियल एंड में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है और वीनस एंड में प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये दोनों जो प्रेशर्स होते हैं वो फ्लूइड की मूवमेंट को बैलेंस करते हैं, इसको हेमोस्टेसिस में रखते हैं। अच्छा, तो आर्टीरियल एंड क्या करता है? आर्टीरियल एंड क्या होता है? जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो फ्लूइड को बाहर भेजता है, टिश्यूज़ में भेजने की तरफ करता है, और जो प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो फ्लूइड को वापस अंदर कैपिलरीज के खींचता है। सही है। इस तरह जो फ्लूइड होता है वो बैलेंस रहता है, लेकिन जो थोड़ा सा फ्लूइड जमा हो जाता है बाहर टिश्यूज़ में वो लिम्फ वेसल्स के ज़रिए चला जाता है, लिम्फ वेसल्स में चला जाता है, और लिम्फ वेसल्स वापस इसको सर्कुलेशन में भेज देती हैं। ये होता है नॉर्मल मैकेनिज्म। लेकिन जब कभी भी कोई भी इसमें इस होल मैकेनिज्म में मतलब इन पूरी स्टेप्स में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए या कोई भी फोर्सेस में प्रेशर्स में डिफरेंसेस मसला कोई भी मसला आ जाए तो ये मैकेनिज्म ख़राब हो जाता है और हमारे पास हो जाता है एडिमा। सही है। अच्छा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? एडिमा किन किन वजूहात से हो सकता है? एक तो होता है कि अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए। अच्छा, पहली वजह है इंक्रीज़ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इंक्रीज़ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कब कब होता है? जब इम्पेयर्ड वीनस रिटर्न हो या फिर आर्टीरियोलर डायलेशन हो जाए। सही है। तो एक तो इम्पेयर्ड वीनस रिटर्न कब होता है? एक इसमें होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है मतलब दोनों राइट साइडेड एंड लेफ्ट साइडेड हार्ट दोनों फेल हो गए हैं, तो जो वीनस रिटर्न आ रहा है उस पर ऑब्वियसली उस पर लोड पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका हाइड्रोस्टैटिक मतलब क्योंकि आगे जा ही नहीं रहा ब्लड, हार्ट फेलियर हो चुका है,
तो जो वीनस रिटर्न वेना कैवा है उसमें लोड पड़ेगा, उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और जिसकी वजह से एडिमा डेवलप होगा। दूसरी वजह है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, तीसरी है एसाइटिस, चौथी है वीनस ऑब्स्ट्रक्शन होगा जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ऑब्वियसली ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, और इसकी ये वैसे बहुत सी वजूहत हैं। दूसरा होता है जब प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाए। नॉर्मली ये इंक्रीज होता है, लेकिन जब डिक्रीज़ हो जाएगा तो ये फ्लूइड को वापस कैपिलरीज में नहीं ले सकेगा और फ्लूइड वहीं टिश्यूज़ में रहेगा, जिसकी वजह से एडिमा डेवलप हो जाएगा। अब प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर किन वजह से डिक्रीज़ होता है, वो है प्रोटीन लूजिंग ग्लोमेरुलोपैथीज। आपको पता है जो किडनी में ग्लोमेरुलस होता है वो प्रोटीन को यूरिन में पास आउट नहीं होने देता, फिल्टर नहीं करता। लेकिन जब कोई ग्लोमेरुलोपैथी हो जाए, मतलब कोई भी डिफेक्ट हो जाए ग्लोमेरुलस में, तो यूरिन में प्रोटीन जाने लगता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। सही, एक तो ये वजह हो गई। दूसरी वजह ये है कि जब लिवर सिरोसिस हो जाए जिसकी वजह से प्रोटीन्स नहीं बनेंगे तो ऑब्वियसली प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं रहेगा स्टिल। तीसरी वजह है मेल न्यूट्रिशन हो, प्रोटीन मतलब आप इनटेक ही नहीं कर रहे। चौथी वजह है प्रोटीन लूजिंग गैस्ट्रोएंटेरोपैथी, ये भी जीआईटी में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से प्रोटीन आप लूज़ कर रहे हो बॉडी से। ये 4 वजूहात हो गई। अच्छा, अब तीसरी जो वजह है वो है जब लिम्फ वेजल्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कोई भी चीज़ आ जाए जो ल्यूमेन को ऑब्लिटरेट कर दे। वो किन किन वजूहात में हो सकता है, या तो इन्फ्लेमेटरी में, या तो न्यूप्लास्टिक, कोई भी मास बन जाता है न्यूप्लास्टिक में, या तो पोस्ट सर्जिकल या पोस्ट इरेडिएशन। ये 4 वजूहात हैं जिनकी वजह से लिम्फेटिक वेजल्स में ऑब्स्ट्रक्शन होती है और जिसकी वजह से जो लिम्फ वेजल्स हैं वो फ्लूइड एडिमा में जो टिश्यूज़ में होता है वो कलेक्ट नहीं कर पाती और वो वापस टिश्यूज़ में ही रह जाता है। सही है। अच्छा, अब चौथी वजह है सोडियम रिटेंशन। सोडियम रिटेंशन जब होती है तो वाटर रिटेंशन साथ साथ उसके होती है नॉर्मली है। जब एक्सेस सॉल्ट इंटेक कर रहे हैं, मतलब हम ज़्यादा सॉल्ट खा रहे हैं, अपनी इस डाइट में ले रहे हैं और रीनल इनसफिशिएंसी हो, जब हम ज़्यादा सॉल्ट लेंगे तो हम ज़्यादा हमारा जब रीनल इनसफिशिएंसी मतलब रीनल हमारी कोई प्रॉब्लम हो किडनी में और हमारे वो ज़्यादा सॉल्ट को रिलीज़ नहीं कर पा रहा हो हमारी किडनी, तो जब सॉल्ट रिलीज़ नहीं होगा, एक्सक्रीट नहीं होगा हमारी किडनी में से यूरिन में, तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से वाटर की फिर रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से एडिमा डेवलप हो जाएगा बॉडी में। इंक्रीज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। आपको ये ऐसा मसला आ जाए ट्यूब्यूल्स में किडनी नेफ्रॉन्स की, जिसकी वजह से सोडियम एक्सट्रीम रीअब्जॉर्ब हो रहा, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहा, कोई भी ऐसा मसला आ जाए ट्यूब्यूल्स में। रीनल हाइपोपरफ्यूजन। जब रीनल हाइपोपरफ्यूजन होता है मतलब वहाँ ब्लड नहीं जा रहा। रीनल हाइपोपरफ्यूजन जब मतलब किडनी को ब्लड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जिसकी वजह से रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन होगी। ये मैकेनिज्म स्टार्ट होगा जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर और ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा बॉडी में, किडनीज रीअब्जॉर्ब करेंगी बॉडी में,
जिसकी वजह से एडीमा और ज़्यादा डेवलप होगा। सही है। और चौथा है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन ये वही बात आ गई जिसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, एंजियोजेनेसिस, जिसकी वजह से वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। जब वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, जो फ्लूइड है वो सब निकल के टिश्यूज़ में जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से एडिमा डेवलप हो जाएगा। ये वही सब लिखी हुई है थ्योरी जो मैंने अभी आपको समझाई है अपने उसमें, इस चार्ट में से देखकर, वो सब उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। अच्छा, अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। तो अब इसमें है कि जब जो सबक्यूटेनियस एडिमा होता है वो यूजुअली उन जगहों पे होता है जो हार्ट से दूर हैं, हार्ट से ग्रेट डिस्टेंस पर हैं, क्योंकि वहाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होते हैं, जो कि एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एडिमा डेवलप करवाने में। तो ऐसे एडिमा को हम कहते हैं डिपेंडेंट एडिमा, जो कि होता है लेग्स में और सैक्रम में मोस्टली। दूसरा है पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा का मतलब होता है ऐसा एडिमा कि जो स्वेलिंग हो रही है, जहाँ अगर आप वहाँ फिंगर अपनी थोड़ी सी प्रेस करें तो वो और हटाएं फिर, तो कुछ सेकंड्स के लिए वो वहाँ एक खड्डा टाइप, मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन हो, उसको हम पिटिंग एडिमा कहते हैं। अच्छा, और ये है कि इसमें बताया कि रीनल जब डिसफंक्शन होता है या नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है तो मोस्टली ऑफन जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनके गिर्द मोस्टली एडिमा होता है। जैसे आपने देखा होगा जिनको रीनल डिसफंक्शन होता है उनकी मोस्टली पेरीऑर्बिटल एरिया जो है वहाँ वो जगह स्वेलन होती है, वहाँ एडिमा होता है। इसको हम कहते हैं पेरीऑर्बिटल एडिमा। जब पल्मोनरी एडिमा है हमारे पास तो हमारे लंग्स ऑब्वियसली हैवी होंगे उसकी वेट की वजह से, वाटर की वेट, फ्लूइड की वजह से, फ्रॉथी भी होंगे, ब्लड टेंज्ड होंगे, एयर एडिमा, ये सब होगा उसमें। जब ब्रेन एडिमा होगा, ब्रेन एडिमा लोकलाइज भी हो सकता है और जनरलाइज भी हो सकता है। सही है। जब लेकिन जनरलाइज एडिमा होगा ब्रेन में तो सल्काई जो होते हैं गायरी के बीच में, जैसे जो सल्काई होते हैं वो नैरो हो जाएंगे, क्योंकि गायरे में ऑब्वियसली वाटर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से सल्काई बहुत थिन हो जाएंगे जो बीच की स्पेस होती है। वैसे क्लिनिकल फीचर्स हम अगर देखें तो ये है कि जो सबक्यूटेनियस एडिमा होता है वो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है रिकॉग्नाइज करने, मतलब हमें उससे, क्योंकि हमें पता चलता है क्योंकि अंडरलाइंग कॉज या तो कार्डियक हो सकता है या रीनल, जहाँ सबक्यूटेनियस एडिमा है। पल्मोनरी एडिमा भी इसी तरह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पल्मोनरी एडिमा होगा तो ऑब्वियसली कोई ना कोई आपका हार्ट का मसला होगा, कोई भी डिजीज़ होगी हार्ट की। जो पल्मोनरी एडिमा है ऑब्वियसली हार्ट की वजह से हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की में होता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकुलर जब फेल हो गया, एबिलिटी नहीं है उसमें पंप करने की, तो जो सब सारा फ्लूइड है ऑब्वियसली वो बैक फ्लो करके लंग्स में जाएगा, जिसकी वजह से उसमें एडिमा हो जाएगा। ऑब्वियसली इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, ये वो फलाना में। और रीनल फेलियर में भी हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में भी हो सकता है, जिसमें सरपेक्टेंट नहीं होता और वो कोलैप्स कर जाती हैं एल्विलाई, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में। और इन्फ्लेमेटरी और इन्फेक्शन डिसऑर्डर्स में भी हो सकता है पल्मोनरी एडिमा। तो ये रहे आपके क्लिनिकल फीचर्स, और अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। कोई भी अगर आपको इशू हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शंस में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।